तो आज हम ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो काफ़ी कपल्स फेस कर रहे हैं, दैट इज़ इनफर्टिलिटी, एंड इट हैज़ बिन राइजिंग अ लॉट. So we have a IVF specialist with us today, Dr. Kavita Darade. So ma'am, what are the reason for infertility nowadays? देखो कैसे था, पहले जल्दी शादी होती थी, अर्ली 20s में शादी होती थी, बच्चे भी 20s में हो जाते थे. फीमेल एज एंड फर्टिलिटी हैज स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन. जैसे जैसे फीमेल की एज बढ़ती जाती है, फर्टिलिटी कम होती है. दिस इज द मेन रीज़न फॉर राइज इन इनफर्टिलिटी केसेस. एक दूसरी चीज़, बाकी जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइज और बाकी फूड हैबिट, अनहेल्दी फूड हैबिट्स है, जैसे अभी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जैसे हाइपोथायराइडिज्म या फिर डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, ये बहुत अर्ली दिख रहा है. एंड अदर ऑटोइम्यून कंडीशंस लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, बाकी भी ऑटोइम्यून कंडीशंस नाउ दे आर ऑन राइज. ये सारी चीज़ों की वजह से देयर इज डिक्लाइन इन फर्टिलिटी. कमिंग टू मेल, वैसे तो मेल की एज, हाँ, आदमी की एज और फर्टिलिटी में ज़्यादा कोरिलेशन नहीं है. अप टू 40 ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. बट बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, जैसे एडिक्शन है, टोबैको, स्मोकिंग, ये चीज़ें स्पर्म क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा असर करती है. एंड अदर थिंग्स लाइक रेडिएशन फ्रॉम मोबाइल्स एंड लैपटॉप, ये भी दैट इज़ नॉट प्रूवन बट इट हैज़ समथिंग टू डू विद दैट. और अभी जैसे मैंने 10 साल पहले प्रैक्टिस शुरू की थी, एंड द परसेंटेज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी आई वॉज सीइंग इन माई प्रैक्टिस हैज़ tremendously increased over this period of time. And now we see lot of men with poor sperm count, poor sperm motility. So yes, definitely lifestyle changes and late marriage and planning baby in late 30s are the main reasons responsible for infertility. So ये कपल को कब विजिट करना चाहिए डॉक्टर्स के पास? देखो, अगर फीमेल की एज इज लेस देन 35 तो हम बोलते हैं कि अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स 1 year, if you practice that for a 1 year and you don't conceive, then we label it as infertility. Then you should visit a doctor. लेकिन 35 के बाद ये 1 year का period we take it up to 6 months only. So if your age is 35 and you are not able to conceive in 6 months period, तो you should visit a doctor. So what are the possible treatment for this infertility before 35 and after 35? So does the treatment varies? See, जब कपल हमारे पास आते हैं, सो वी डू बेसिक इवैल्यूएशन. बेसिक इवैल्यूएशन में क्या होता है, फर्स्ट थिंग वी असेस इज पेल्विक अल्ट्रासाउंड और ओवेरियन रिजर्व, मतलब उसके बॉडी में एक का रिजर्व कितना बचा है. एंड बेसिक हार्मोनल थिंग्स लाइक थायराइड, प्रोलैक्टिन एंड बेसिक सीमेन एनालिसिस. और सम केसेस में ट्यूबल पेटेंसी भी टेस्ट हम अर्ली ही कर लेते हैं. तो अगर इसमें हमें लगा कि एज कम है लेकिन ओवेरियन रिजर्व कम है, AMH कम है, हाँ, तो हम थोड़ा सा फास्ट ट्रीटमेंट देते हैं. उनको बोलते हैं कि दैट योर एग्स आर डिक्लाइनिंग रैपिडली, वी हैव टू हरी, और थोड़ा जल्दी ट्रीटमेंट करेंगे. अगर सब रिपोर्ट्स अच्छे हैं तो वी कैन वेट फॉर अनदर 6 months. जो भी कम रहेगा, फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन हम देते हैं उनको, टाइम्ड इंटरकोर्स, फर्टाइल विंडो के बारे में हम इनको इन्फॉर्मेशन देते हैं कुछ दिन. हम अगर सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है तो दे कैन वेट फॉर 6 months मोर. लेकिन कुछ प्रॉब्लम है, जैसे सीमेन में प्रॉब्लम है, स्पर्म काउंट मोटिलिटी कम है, या फीमेल में ओव्यूलेशन की प्रॉब्लम है, या और कोई प्रॉब्लम है, देन वी स्टार्ट ट्रीटमेंट राइट अवे. So what treatment you start in such cases? देखो, अगर again it depends upon age, ovarian reserve और sperm parameters. समझो, अगर किसी के शादी को 1.5 साल या 2 साल हुए हैं, लेकिन in their case स्पर्म काउंट इज जस्ट 5 million और 2 million, वो बहुत कम हुआ, हाँ, तो उस केस में मेडिसिन या फिर IUI, दीज ट्रीटमेंट्स विल नॉट वर्क. ऐसी केसेस में वी हैव टू गो डायरेक्टली टू द ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. लेकिन अगर माइल्ड मेल फैक्टर है, जैसे काउंट 10-15 million है, तो वी कैन गो फॉर IUI में मोटिलिटी इंपॉर्टेंट रहती है, बिकॉज IUI में हम क्या करते हैं, सीमेन लेके वॉश करके उसको यूट्रस में छोड़ते हैं. वहाँ से यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब तक स्पर्म को खुद को ही जाना होता है, सो इट नीड टू हैव सम मोटिलिटी. तो अगर वॉश करने के बाद सीमेन में टोटल मोटाइल काउंट मोर देन 1 million है तो वी कैन गो फॉर IUI. वो नहीं है तो फिर
IVF एंड ICSI आर द बेटर ट्रीटमेंट्स। और सब रिपोर्ट्स अगर ठीक है तो कई बार ये हुआ मेल फैक्टर। अभी फीमेल में कैसा होता है, लेट्स से पीसीओडी है तो हमको पता है कि ओव्यूलेशन का प्रॉब्लम होगा, सो वी ट्रैक ओव्यूलेशन फॉर सम साइकिल्स 2-3 साइकिल्स, एंड इफ शी डजंट कंसीव वी मे स्विच टू IUI। हाँ, और अगर ट्यूब्स ब्लॉक आई HSG में या SSG में ट्यूबल ब्लॉक आया, सो वी नीड टू ट्रीट दैट फर्स्ट। लैप्रोस्कोपी करके वो ट्यूब ब्लॉक का रीजन और वो ओपन हो सकती है क्या नहीं वो भी देखना पड़ता है। कभी कभी परमानेंटली ट्यूब्स डैमेज रहते हैं। इंडिया में जेनेटल कॉक्स इज क्वाइट कॉमन, जेनेटल ट्यूबरक्यूलोसिस। तो उसमें ना कई बार हम देखते हैं कि ब्लॉक ट्यूब के लिए जब हम लैप्रोस्कोपी करते हैं तो ट्यूब्स आर बैडली डैमेज्ड। तो उस केस में वो मेडिसिन से या किसी चीज़ से हम रिवर्स नहीं कर सकते, देन वी हैव टू गो स्ट्रेट अवे टू द IVF। तो आपकी प्रॉब्लम क्या है उस अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट होगा। ऐसे ड्यूरेशन से ज़्यादा हम इनफर्टिलिटी का रीज़न क्या है, अकॉर्डिंग टू दैट वी प्लान ट्रीटमेंट फॉर दैट कपल। So what are the success rate of IVF if any couple is opting for that? जब पेशेंट्स IVF के लिए कपल आते हैं हमारे पास IVF ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए, तो फर्स्ट बोलते हैं कि चलो इसमें 100% आप गारंटी लेते हो क्या? कैसे है कि कोई भी ये लास्ट ट्रीटमेंट है, आई अग्री, लेकिन किसी भी ट्रीटमेंट में 100% सक्सेस नहीं होता। अभी IVF क्या होता है, IVF में हम क्या करते हैं, हार्मोन्स के इंजेक्शंस देके मल्टीपल फॉलिकल्स बढ़ाते हैं, फिर उनको अंडर IV सिडेशन हल्का एनेस्थीसिया देके उनको ट्रांसवैजिनल अल्ट्रासाउंड के थ्रू उनको नीडल से एस्पिरेट करके एग्स हम रिट्रीव कर लेते हैं। देन वी टेक हस्बैंड स्पर्म। उसमें भी अगर हस्बैंड के स्पर्म लेके वॉशिंग टेक्निक से उससे नॉर्मल स्पर्म हम सिलेक्ट करते हैं एंड वी इंजेक्ट। ICSI में हम एक स्पर्म को एक एग के अंदर इंजेक्ट करके एम्ब्रियोज बाहर बनाते हैं। लेकिन इवेंचुअली सक्सेस किस पे डिपेंड होगा, एक क्वालिटी, मदर का एज, क्वालिटी ऑफ एग, यस डेफिनेटली एक क्वालिटी पे मैटर करेगा, स्पर्म क्वालिटी मैटर करेगी, देन यूट्रस मैटर करेगा, यूट्रस की लाइनिंग एंड बॉडी। हाँ, हम सबके लिए ट्रीटमेंट सेम ही करेंगे, बट योर सक्सेस विल बी डिपेंड अपॉन क्वालिटी ऑफ योर एम्ब्रियो विच डिपेंड्स अपॉन क्वालिटी ऑफ एग एंड स्पर्म और आपका एंडोमेट्रियल लाइनिंग। तो आपके बॉडी पे भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड रहती है। तो कोई भी ट्रीटमेंट में 100% सक्सेस नहीं रहता। अगर फीमेल का एज लेस देन 35 है एंड एक क्वालिटी अच्छी है, अच्छे एम्ब्रियो बने, तो वी कैन एक्सपेक्ट रिजल्ट फ्रॉम 40% to 50%, ठीक है, एक साइकिल में। अगर फीमेल की एज बढ़ती है तो एक क्वालिटी पे उसका असर होता है। तो लेट्स से 35 to 37 10% डिक्लाइन अज्यूम कर लो। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी IVF का सक्सेस कम होता जाएगा। 40 इयर्स के बाद इट कम्स टू जस्ट 10 to 20%। हाँ, तो एज और फीमेल एज और IVF का सक्सेस इसका बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। अभी जैसे पेशेंट्स आते हैं एंड वी काउंसिल देम फॉर IVF, तो जनरली बोला जाता है, जनरली हम क्या करते हैं 3 साइकिल पैकेज देते हैं, क्योंकि फर्स्ट साइकिल में वी डोंट नो हाउ द पेशेंट इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड। कभी कभी मैं अभी एक रिसेंटली मेरी एक पेशेंट का एग्जाम्पल देती हूँ आपको। आई हैड वन पेशेंट, उसका फर्स्ट साइकिल में वी स्टिमुलेटेड हर, हमने उसका IVF किया, एम्ब्रियो क्वालिटी वाज पुअर। वो एम्ब्रियो हमने यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिए एंड दे डिड नॉट इम्प्लांट, वो नहीं रही प्रेगनेंसी। देन आई न्यू उसका प्रॉब्लम क्या है, एक क्वालिटी पे एक क्वालिटी का इशू था। देन इन नेक्स्ट साइकिल व्हाट वी डिड, वी चेंज द प्रोटोकॉल, वी चेंज द मेडिसिन, वी चेंज द इंजेक्शंस, और उससे हमको एक ज़्यादा एग्स मिले, एक क्वालिटी बेटर मिली, और फिर उसके 4 एम्ब्रियोज बने। वी ट्रांसफर्ड 2 एम्ब्रियोज एंड शी इज़ प्रेग्नेंट नाउ। तो बोलने का मतलब ये है कि फर्स्ट साइकिल में ही किसकी बॉडी कौन से मेडिसिन को कैसे रिएक्ट करेगी, रिस्पॉन्स कैसे देगी, वो हमको नहीं पता होता। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू टेक मल्टीपल IVF पैकेज रादर देन गोइंग फॉर सिंगल पैकेज। और कैसे फिर
अगर हमारे पास उसका प्रीवियस डिटेल है, फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट बाहर से आई और उसके पास आईवीएफ का कोई रिकॉर्ड नहीं है, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि पिछले साइकिल में क्या प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन वही साइकिल अगर मेरे पास हुई है या फिर प्रीवियस डॉक्टर ने उसके सारे रिकॉर्ड्स दिए हैं, देन इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम क्या हुई थी, देन अकॉर्डिंगली वी कैन टेक एक्शन। So ma'am, when you go for any IVF treatment, so how you prepare a female body, for such kind of treatment? I mean, I have heard कि काफ़ी सारी injections लगती है, and काफ़ी females I have seen them talking कि they are like bit worried about those injections. तो वो injections क्या होती है? देखो कैसे होता है, नेचुरली फीमेल बॉडी में एक फॉलिकल ग्रो होता है और एक रिलीज होता है एवरी मंथ, ठीक है। तो हमारी बॉडी एक फॉलिकल बढ़ने के लिए FSH नाम का हार्मोन हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड बनाती है। तो अभी हमको ज़्यादा अगर फॉलिकल्स ग्रो कराने हैं तो वी नीड टू गिव लार्ज अमाउंट ऑफ FSH फ्रॉम आउटसाइड। हाँ, तो उसको हम सुप्राफिजियोलॉजिकल डोज बोलते हैं। लेकिन वो हार्मोन FSH हमारे बॉडी में ऑलरेडी बन रहा होता है, इट इज देयर इन आवर बॉडी। तो हमारे किडनी, लीवर, दे आर कैपेबल टू रिमूव दिस, इसलिए हमको डेली FSH के इंजेक्शंस देने पड़ते हैं। तो जब स्टिमुलेशन शुरू होता है तो अप्रॉक्सीमेटली फॉर 10-11 डेज वी नीड टू गिव दोज इंजेक्शंस, और डेली टाइम पे इंजेक्शंस लेने होते हैं। और जैसे कैसे होता है कि कई बार हम सुनते हैं ना कि मैडम फिर इससे बहुत इंजेक्शंस है, पेट में इंजेक्शंस लेने होते हैं। तो ये पेट में इंजेक्शंस नहीं होते, दोज आर सबक्यूट मतलब हाँ स्किन के सबक्यूटेनियस, स्किन के जस्ट इनसाइड, वो पेट में इंजेक्शंस नहीं होते। और अगर आप इंजेक्शंस देखोगे तो नीडल्स इतनी सी होती है। और पेट पे हम क्यों बोलते हैं, बिकॉज फीमेल में वहाँ पे फैट ज़्यादा होता है। हाँ। तो इसलिए वो एरिया मिल जाता है एब्जॉर्प्शन के लिए, इसलिए पेट पे इंजेक्शंस लेने बोलते हैं, वो पेट में नहीं रहते। एक चीज़। दूसरी चीज़, अभी मैंने जैसे बोला कि ये हार्मोन ऑलरेडी हमारे बॉडी में मौजूद रहता है, यही सुप्राफिजियोलॉजिकल डोज में देके हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉलिकल्स बढ़ाते हैं और एग रिट्रीव करते हैं। अभी हमको ऐसे चाहिए कि फर्स्ट साइकिल में ही अगर 15 के अराउंड एग्स मिल गए तो उनके अच्छे खासे एम्ब्रियोज बन जाते हैं। तो एवरी साइकिल वी नीड नॉट टू स्टिमुलेट देम। तो फिर एक ही साइकिल में उनके अच्छे से एम्ब्रियो बन गए तो नेक्स्ट साइकिल्स में हमको बस उनके एम्ब्रियो ट्रांसफर करने रहते हैं। तो हर बार हाँ वी फ्रीज दैट। ओके हाँ, और ये 10 दिन के इंजेक्शंस लेके हम एक रिट्रीव कर लेते हैं। देन वी डू ICSI, स्पर्म को लेके इंजेक्ट करके एम्ब्रियोज बना देते हैं। डे 5 तक हम उनको कल्चर करते हैं और डे 5 के एम्ब्रियो, जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, हम उनको फ्रीज कर देते हैं। एंड मे बी नेक्स्ट साइकिल और नेक्स्ट टू नेक्स्ट साइकिल डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हम उनको यूट्रस में ट्रांसफर कर देते हैं। हाँ, so say if one IVF is not successful, the first one, then second one you don't give those injection because we already have those embryos stored with us. As I said कि क्वालिटी एक की अगर अच्छी मिली ना, 15 मुझे एग्स अगर किसी के मिल गए, क्वालिटी उनकी अच्छी है, तो आराम से 7 से 8 ब्लास्टोसिस्ट बन जाते हैं। हाँ, अगर एक की क्वालिटी पुअर है, कम एम्ब्रियो बने, तो वी डोंट हैव एम्ब्रियो फ्रोजन विद अस। तो आपकी एक क्वालिटी पे आपके कितने एम्ब्रियो बने, कुछ लोगों के 8-10 एम्ब्रियो बन जाते हैं एंड दे लास्ट ऑलमोस्ट फॉर 4 साइकिल्स। अच्छा। तो एवरी बार वी हैव टू पुट दोज एम्ब्रियोज ओनली। लेकिन किसी का ओवेरियन रिजर्व कम है, 4 ही एग मिले, 1-2 ही एम्ब्रियो बना, हमने डाल दिया, प्रेगनेंसी नहीं रही, वापस अगर हमको नेक्स्ट साइकिल करना है तो वी नीड टू गिव इंजेक्शंस एंड अगेन ग्रो द फॉलिकल्स, और सारा प्रोसीजर वापस करना पड़ता है। So ma'am, many a times we see that IVF fails. So what are the reason of multiple IVF failed? I think आपके पास काफ़ी केसेस ऐसे आते हैं and then जैसे मैंने बोला कि मारुति भी कार है, मर्सिडीज भी कार है। IVF कई तरह से किया जाता है। इंजेक्शंस भी जो यूज़ होते हैं ना, देयर आर डिफरेंट क्वालिटीज़ और रेंज भी उनकी अलग होती है। जैसे साथ एकदम चीप भी इंजेक्शंस आते हैं, बहुत एक्सपेंसिव रिकॉम्बिनेंट भी इंजेक्शंस आते हैं। तो जब मेरे पास कोई मल्टीपल फेल्ड IVF वाली कपल आते हैं तो वी जस्ट असेस देयर हिस्ट्री। हिस्ट्री में कई बार
डिटेल्स होता है, कभी कभी पेशेंट को वो याद रहता है कि हमने ये इंजेक्शन लिया था, वो लिया था, तो हम क्या करते हैं कि प्रीवियस साइकिल में क्या प्रोटोकॉल यूज़ हुआ था, क्या इंजेक्शंस यूज़ हुए थे, एंडोमेट्रियम कैसा था, बाकी यूट्रस का कंडीशन कैसा था, स्पर्म काउंट कैसा था, मॉर्फोलॉजी कैसी थी, ये सब असेस करके वी कम टू द पॉइंट कि क्या रीज़न हो सकता है मल्टीपल फेल्ड आईवीएफ का। अभी एक रिसेंट मेरे पास एक डिलीवरी हुई, उसका हिस्ट्री बताती हूँ मैं आपको। एक कपल था, उनके प्रीवियस 5 IVF फेल हुए थे। वो मेरे पास आए तो आई सॉ देयर फाइल कि इनिशियली बहुत चीप इंजेक्शंस यूज़ हुए थे। तो वी डिस्कस्ड कि उनके रिलेटिव्स में बहुत सारे पेशेंट्स को मेरे यहाँ पे रिजल्ट आया था, तो दे केम टू मी और दे सेड कि मैडम अभी हमारे 5 IVF फेल हुए हैं, जो करना है आप करो, नाउ दिस इज आवर लास्ट हॉस्पिटल, अब इसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, विल लीव दिस ट्रीटमेंट। तो फिर उनका प्रीवियस रिकॉर्ड जब मैंने देखा तो देन आई रियलाइज्ड कि इंजेक्शंस जो थे वो थोड़े मतलब चीप थे, दे वर नॉट स्टैंडर्ड इंजेक्शंस वो भी, और उनका हर बार फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ था, 1-2 बार उनका फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी हुआ था। देन शी सेड कि मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र बहुत डिफ़िकल्ट होता था, हर बार मुझे बहुत पेन होता था। देन वी असेस्ड कि उसका हिस्ट्रोस्कोपी किया, वी रियलाइज्ड कि एवरी टाइम they had made false passage or every time embryo transfer was done in that false passage, it was not done inside the uterus. वो एक चीज़ मुझे समझी। फिर हिस्ट्रोस्कोपी से हमने इंटरनल ऑस जो यूट्रस का माउथ होता है उसको वाइड कर दिया, और हमने जब उसको स्टिमुलेट किया, वी इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ इंजेक्शंस, वी चेंज द प्रोटोकॉल, वी गॉट गुड नंबर ऑफ मैच्योर oocytes एग्स हमको अच्छे मिले, एम्ब्रियो भी अच्छे बने, और करेक्ट प्लेस पे उनको ट्रांसफ़र करके शी कंसीव्ड इन फर्स्ट साइकिल। अभी कल ही मैंने एक डिलीवरी की, शी हैड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, उनको एक पहले बच्चा था पर बाद में सिजेरियन से हुआ था, फिर बाद में प्रेगनेंसी नहीं रह रही थी, और IVF भी हुए, 2-3 IVF फेल हुए, उसके बाद भी प्रेगनेंसी नहीं रह रही, एम्ब्रियो नहीं इम्प्लांट हो रहे थे। वो जब मेरे पास आई, वी डिड 3D स्कैन, तो उसमें समझा कि शी हैड ह्यूज सिजेरियन स्कार डिफेक्ट, और वहाँ पे जो फ्लूइड कलेक्ट हो रहा था दैट वाज द रीज़न फॉर एम्ब्रियो टू नॉट इम्प्लांट। तो वो सिजेरियन स्कार डिफेक्ट, उसको हम इस्टोमोसिल बोलते हैं, वो रीज़न था उसके इम्प्लांटेशन फेलियर का। देन वी करेक्टेड दैट सिजेरियन स्कार डिफेक्ट लैप्रोस्कोपिकली और उसको हील होने दिया, एंड आफ्टर 4-5 months वी डिड IVF, शी कंसीव्ड एंड डिलीवर्ड हेल्दी बेबी। तो मल्टीपल IVF केसेस वी आर गेटिंग, लॉट ऑफ केसेस वी आर गेटिंग नाउ डेज। लेकिन प्रीवियस कैसे रहता है, कई सेंटर्स का हमें, ये लिमिटेड सेंटर्स रहते हैं तो वी नो व्हाट ऑल थिंग्स आर यूज देयर, इक्विपमेंट्स क्या है, कैसे होता है, और कभी अगर पेशेंट के पास हिस्ट्री रही तो वो तो बेस्ट ही होता है, तो उसमें हम असेस करते हैं एंड वी ट्राई टू करेक्ट, वी ट्राई टू इम्प्रूव, और बीट इंजेक्शन और बीट प्रोटोकॉल, उससे इम्प्रूव करके हम आगे जाते हैं। अभी एक मेरी पेशेंट थी, शी हैड थिन एंडोमेट्रियम, यूट्रस का जो लाइनिंग होता है ना वो थिन था, शी हैड जेनाइटल कॉक्स, तो उसका एम्ब्रियोज उनके अच्छे बने थे, 6 एम्ब्रियोज उनके बने थे, बट एवरी टाइम एंडोमेट्रियम वाज नॉट ग्रोइंग वेल। तो हमने हिस्ट्रोस्कोपी PRP करके 2-3 attempts we did, but again endometrial lining was not growing well. Then what we did, अभी रिसेंटली ना स्टेम सेल थेरेपी आया है, सिंस लास्ट ईयर वी हैव स्टार्टेड दैट एट आवर सेंटर। तो हमने उसके लिए हिस्ट्रोस्कोपी करके एडेजियोलाइसिस किया, मतलब यूट्रस का जो अंदर जाला बना था उसको हमने कट कर दिया, एंड वी टुक स्टेम सेल फ्रॉम हर बोन मैरो, वी प्रिपेयर्ड दैट एंड वी इंजेक्टेड दो स्टेम सेल इन द यूट्राइन कैविटी, और उसके बाद her endometrium grew very well and now she's 4 months pregnant. No, but what role that stem cell played inside the uterus? They made the uterus, I mean the endometrium wall, you know, thick enough to carry the yes, कैसे होता है, देखो स्टेम सेल ट्रीटमेंट क्या होता है, स्टेम सेल्स आर द सेल who has capacity to develop into any cell. Yeah. हाँ, वो हमारी बॉडी में डेली एम्ब्रियो कैसे बनता है, एक सेल से, हाँ, एग एंड स्पर्म मिलके जो एक सेल बनता है वो डिवाइड होके एम्ब्रियो बनता है, पूरी ह्यूमन बॉडी बनती है। तो डिफरेंशिएट हो जाते हैं सेल्स, और बॉडी में कई जगह पे, कुछ जगह पे ही स्टेम सेल अवेलेबल रहते हैं, जैसे बोन मैरो।
हमारे बॉडी में रोज करोड़ों आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स बनते हैं फ्रॉम द स्टेम सेल। तो स्टेम सेल में पोटेंशियल है कि उनको जहाँ पे डालोगे तो वो वहाँ के नेटिव सेल में वो डिवाइड होंगे एंड दे विल मेक दैट सेल्स। समझो? हाँ। अब इनफर्टिलिटी में हम स्टेम सेल कहाँ पे यूज करें? अगर प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर है या बहुत कम AMH है एंड एग्स नहीं बन रहे या पीरियड ही गया है एंड दैट पेशेंट वांट प्रेगनेंसी नाउ, तो हम बोन मैरो स्टेम सेल लेके उनको प्रिपेयर करके ओवरी में इंजेक्ट करते हैं सबकॉर्टिकली एंड वी वेट फॉर 3 months। और अभी लास्ट ईयर से ही हमने शुरू किया है एंड दीज आर एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट्स। उसका परसेंटेज हम नहीं बोलते बट वी हैव एनकरेजिंग रिजल्ट्स, वी आर हैप्पी विथ आवर रिजल्ट्स। तो उसमें क्या होता है, ओवरी में इंजेक्ट किया तो वी स्टार्ट सीइंग मोर नंबर ऑफ एग्स। और मेरी एक पेशेंट तो नेचुरली कंसीव हुई थी, शी हैड फेल्ड IVF, वी डिड AMH बहुत कम था 0.1, तो कम एग मिले थे, एम्ब्रियो नहीं बने थे एंड फर्स्ट साइकिल फेल्ड। देन सेकेंड साइकिल एंड शी वॉज नॉट रेडी फॉर डोनर एग्स, तो हमने सेकेंड साइकिल करने के पहले उसको ओवेरियन स्टेम सेल इंजेक्ट किए। वी वेटेड फॉर 3 months, उसमें वो नेचुरली कंसीव हो गई। कुछ पेशेंट्स में नंबर ऑफ एग्स ज़्यादा दिखने लगते हैं, तो नंबर ऑफ एग्स ज़्यादा मिलते हैं, एम्ब्रियो क्वालिटी, नंबर ऑफ एग्स मिले तो एम्ब्रियो भी बन जाते हैं। एक ओवेरियन हुआ, दूसरा हुआ एंडोमेट्रियम में। किसी प्रीवियस सर्जिकल हिस्ट्री या इन्फेक्शन की वजह से या ट्यूबरकुलोसिस की वजह से अगर एंडोमेट्रियल लाइनिंग डैमेज है, थिन एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग बन नहीं रही है, तो फिर एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं होते, तो IVF का सक्सेस कम रहता है। इन दैट केस हिस्ट्रोस्कोपी करके वो एडेजन्स ब्रेक करके स्टेम सेल हम सब एंडोमेट्रियली इंजेक्ट करके वहाँ पे देयर इज थियरी दैट इफ यू इंजेक्ट देम इनसाइड द यूट्रस दे विल ग्रो इनटू एंडोमेट्रियल सेल्स एंड वी आर सीइंग एनकरेजिंग रिजल्ट्स एंड वी आर हैप्पी विद दैट। और तीसरा है टेस्टिकल्स में। समझो अगर किसी का इन मेल, हाँ, टेस्टिकुलर स्टेम सेल भी वी आर ट्राइंग, बट अभी कैसे परसेंटेज में रिजल्ट नहीं बोल सकते, दैट इज वेरी न्यूअर ट्रीटमेंट एंड वी आर ट्राइंग। मे बी आफ्टर डूइंग 100 cases we will be in position to tell you the success rate of that. Yes, that's true. But we are getting encouraging results. So if you have any kind of concerns regarding IVF or infertility treatment, do contact Panacea IVF Center.